यस। तो बच्चों आज का जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, इस पे बच्चों पहले तो बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, जेई के अंदर, नीट के अंदर। तो अगर मैं जेई मेंस की बात करूं या फिर बच्चों एडवांस की बात करें, ठीक है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग से आपको जनरली 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों नीट के अंदर, ठीक है, तो नीट के अंदर आपको इसी चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग से, आपको 3 to 4 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। बट होता क्या है कि वो आपको मैंने बहुत सारी डिफरेंट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने, स्ट्रक्चर हो गए, है ना, उनके जो हाइड्रेशन हो गए, वो मैंने डिस्कस किए हैं बहुत जगह। कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे अमोटी है, बैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, बीबीटी है ना, उनके एक्सेप्शंस हैं, कुछ डिफरेंट है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन सब चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजीली स्कोरिंग, मतलब अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही ढंग से करके आओगे। ठीक है ना, बहुत ही आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ए बॉन्ड दैट होल्ड्स 2 or more एटम्स टुगेदर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक बच्चों एटम है आपका यहाँ पे ए, ठीक है, ये भी एटम आपका ए है, और यहाँ पे अपन एक बी एटम को कनेक्ट किया है। तो अब ये जो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं, ए के साथ देखो बी ने बॉन्ड बना के रखा है, और इधर से भी ए और बी ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड आपको दिखता है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बॉन्ड कब पॉसिबल होता है आपको पता है? बॉन्ड तभी पॉसिबल होगा जब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू अधिक हो जाए, किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ये तो क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू अगर अधिक होगी फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो डेफिनेटली वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात सभी क्लियर हो गई है? ओके, अब बात करेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसके बारे में हम और कैसे समझते हैं। तो कुछ बच्चों क्वेश्चंस है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? तो पहला तो क्वेश्चन वही होगा कि भाई एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से एटम्स बच्चों कंबाइन करते हैं, उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो एटम एक्चुअली में इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले, ठीक है, अकेले मतलब जिसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। किसको छोड़ के? तो बच्चों में बोलूंगा सिर्फ एक्सेप्ट नो ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी आपके, आप देख सकते हो जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोजन टू ऑल अदर एलिमेंट्स, फ्रॉम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एन एफ, नोबल गैस को छोड़ दो आप। ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है उनका, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। तो इनका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 आपको NH2 NP6 मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल आपको ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है। तो ये एलिमेंट्स आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो एटम एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। तो वो है कि व्हाई डू एटम कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन, अपन देखेंगे इसके बारे में। व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल? कुछ एटम्स के कुछ ही फिक्स कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बात करेंगे कि एक एटम पर्टिकुलर सेम टाइप के एटम से ही कंबाइन क्यों करता है ना, डिफरेंट टाइप के एटम से कंबाइन क्यों नहीं कर सकता है, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, व्हाई डू सम एटम कंबाइन विद सर्टेन अदर डू नॉट? एक फिक्स टाइप से कंबाइन कर रहा है, डिफरेंट टाइप से कंबाइन क्यों नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन? ठीक है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पॉसेस डेफिनेट शेप? और जो मॉलिक्यूल्स के अपन जो बात करते हैं ना बच्चों, ज्योमेट्री के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, या फिर इनकी शेप के बारे में स्टडी करते हैं,
तो इनका ज्योमेट्री और शेप ना वो किस तरीके से डिफाइन होता है और फिक्स क्यों होता है। जैसे मेथेन है, एथेन है, या PCl5 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री वो फिक्स होते हैं, है ना। वो फिक्स क्यों होते हैं, तो इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो केमिकल बॉन्ड को अपन बेसिकली कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक बच्चों आता है यहाँ से प्राइमरी बॉन्ड, नेक्स्ट इज सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड को अपन लोग वॉन्डरवॉल फोर्स भी बोलते हैं, और वॉन्डरवॉल जो फोर्स है उसको अपन स्यूडो फोर्स के नाम से भी कॉल करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान दो, ठीक है। और ये जो बच्चों प्राइमरी फोर्स है, इन प्राइमरी फोर्स की बच्चों बात करी जाए तो इन प्राइमरी फोर्स को अपन लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी डालते हैं, ठीक है। प्राइमरी फोर्स जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो प्राइमरी फोर्स आपको दिखेगा वहां से जितने भी बॉन्ड आपको नीचे दिख रहे हैं, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड हो, चाहे वो आपका कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड हो, और मेटेलिक बॉन्ड के साथ बच्चों एक बॉन्ड और यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो प्राइमरी बॉन्ड में बेसिकली 4 कैटेगरीज है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। इनको अपन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कैलकुलेट करते हैं, दीज आर द रियल बॉन्ड्स, ठीक। और बात करते हैं कि ये जो आपके प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी बच्चों अप्रोक्स आती है 200 टू 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी कुछ वैल्यू आपकी रहती है, 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बिल्कुल बोले जाएंगे। तो ये इसकी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है जो अपन ने यहाँ पे लिखी है। तो प्राइमरी बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन। इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, वो 200 से 400 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनको बच्चों के नाम से और कॉल करते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इंटर एटॉमिक बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। नेक्स्ट वी विल कम सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो वॉन्डरवॉल फोर्स है, तो ये बच्चों डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे प्राइमरी, तो ये कैसे होंगे आपके वीक बॉन्ड। तो दीज आर द वीक बॉन्ड। तो सेकेंडरी या फिर जो वॉन्डरवॉल के बारे में कर रहे हैं, ये आपके वीक होंगे, और नो डाउट दीज आर ऑल्सो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ठीक है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, इनको अपन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनको अपन इंटर एटॉमिक भी बोलते हैं, है ना, और इनको बोलते हैं अपन इंटर मॉलिकुलर। अब आप बात समझना, इंटर एटॉमिक मैंने वर्ड यूज किया, वहां पे इंटर मॉलिकुलर बोला है। तो जो सेकेंडरी फोर्सेस हैं, अब वो सेकेंडरी फोर्स के अंदर बच्चों चाहे वो वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यहाँ पे डाइपोल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, एज वेल एज सम पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सम फ्लक्चुएशन इंड्यूस्ड, जिसमें हम इंडक्शन, जिसमें हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है। एक एक आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे मैं बोलूं कि बच्चों यहाँ पे आ गया आपका HCl, HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल, और इसके सामने बच्चों रखा मैंने Cl2 गैस, ठीक है। तो अगर HCl अगर आपका पोलर है, तो इस पोलर की वजह से Cl2 पे भी चार्ज आपका क्रिएट करेगा, ये उसको भी इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से इसे अपन कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर हो गई है, मैं इसको समाप्त करता हूँ। केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सेकेंडरी इज वीक बॉन्ड, ठीक है। इनकी एनर्जी बच्चों 200 से 400 किलो जूल होती है, और वीक बॉन्ड की जो एनर्जी होती है इट इज अराउंड 2 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। काफी कम एनर्जी है, ये एनर्जी आपको ध्यान रखना है, 2 to 40 किलो जूल पर मोल। तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली, और आपको बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन, एक मॉलिक्यूल पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल पोलर है, जैसे वाटर के साथ वाटर, ठीक है, तो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल्स, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, HCl के साथ HCl आ जाए, उनके बीच का इंटरेक्शन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेटली। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी, या फिर आपको देखने को मिलेगा वंडरबॉल फोर्स, सॉरी वीक फोर्स, जिसको अपन स्यूडो फोर्स के नाम से कॉल करते हैं। नाउ इट इज क्लियर, क्लासिफिकेशन इज क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं। तो यस, तो नेक्स्ट बच्चों लिया हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड के जो हमारे टाइप्स हैं, है ना, उनको यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो मैंने ना यहाँ पे पूरी पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया है, पूरी पीरियोडिक टेबल पे आपको एक बार एनालिसिस में करा देता हूँ,
ठीक है, और आपको यहाँ से आइडिया बैठ जाएगा कि सर पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स कौन से आयोनिक बनाते हैं, कौन से कोवेलेंट, कौन से मेटालिक। वेरी इजी, आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। तो बच्चों आप एक बात समझो कि अगर मेटल के साथ नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल जब कंबाइन होंगे, आपको पता है मेटल बच्चों कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक तो एस ब्लॉक के अंदर, दूसरा आपके पी ब्लॉक में जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स, वो मेटल्स होते हैं, प्लस और बच्चों डी एन एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक में बोलूं तो बच्चों एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि मेटल के साथ अगर बच्चों नॉन मेटल कंबाइन करेगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर वहां पे आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और जनरली मैं बोलूं तो मेटल बच्चों कहाँ से बिलोंग करेगा? स्पेशली बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक। तो आयनिक करेक्टर आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक के मेटल्स की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू है वो काफी कम होती है, वो इजी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा किसकी तरफ? नॉन मेटल की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। तो कौन सा बॉन्ड बच्चों? जैसे सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया। तो आपको पता है कि सर सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का मेटल है और इसके सामने क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन मतलब ये Cl2 होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके एटम की बात करूं तो आपका ये क्लोरीन, तो ये कैसा आपका है? नॉन मेटल। तो मेटल प्लस नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तो उस केस में देखने को मिलेगा आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल आ गया, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई दो हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा यह हाइड्रोजन एटम, दोनों आपके नॉन मेटल है सपोज, है ना, और दोनों बच्चों और नॉन मेटल ही होता है हाइड्रोजन, तो ये कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करने से यहाँ से इसने H2 मॉलिक्यूल्स बना लिया। तो एक बात समझ लो, मेटल के साथ नॉन मेटल तो आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज आएगी, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल, तभी तो मैं बोलता हूँ कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जब अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट से दूसरे पी ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल क्लियर। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि फास्फोरस के साथ बच्चों अगर हाइड्रोजन आता है तो दिस इज 100% प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, 100% प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों मैं बोल रहा था? क्योंकि दोनों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करो तो बच्चों इसकी 2.1 होती है और हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। तो इस केस में आपको 100% प्योर कोवैलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलता है, आयनिक प्रॉपर्टी आती ही नहीं है। अब बच्चों मान लो मेटल के साथ मेटल कंबाइन हो गया, वन मेटल कंबाइन विद अनदर मेटल, उस केस में मेटेलिक बॉन्ड, जिसका सबसे अच्छा बच्चों एग्जांपल क्या है? एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हो, या फिर आयरन के जो ब्लॉक्स होते हैं, निकल के जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों? आयरन के आपके सिमिलर टाइप के एटम्स बच्चों ओवरलैपिंग नहीं करते, ओवरलैपिंग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, कुछ इस ढंग से प्रेजेंट होते हैं, बस टच करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो यही जो आपके मेटल हैं, जो मेटल के एटम हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? इन वेकेंट और आपके ये वॉइड में, ये जो वेकेंट स्पेस दिख रहे हैं ना वॉइड्स के पास, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? सारे के सारे जो आपके कर्नल्स जनरेट हों, कर्नल्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो किसी एक या फोर, चारों के चारों एटम इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन उनके कहा जाएंगे? वॉइड में, जो खाली जगह होगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स बाकी जो आसपास उससे जो अटैच्ड आपके जो एटम होंगे, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज एटम, वो उसको बच्चों कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो फिर वहां पे देखने को मिलता है आपको मेटेलिक बॉन्ड। तो ये बात क्लियर है, मेटेलिक बॉन्ड एंड आयोनिक एंड कोवैलेंट। नेक्स्ट अपन देखो डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ से, यस, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और लास्ट बच्चों आता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आपको यहाँ पे आयोनिक करेक्टर भी मिलेगा प्लस बच्चों कोवैलेंट करेक्टर भी देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोवैलेंट करेक्टर मिलेगा, यहाँ पे आपका सिर्फ आयोनिक नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन अभी स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड अपन किसको बोलेंगे? तो बच्चों आयोनिक बॉन्ड में जब बात कर रहे हैं आयंस, तो आयंस का मतलब क्या है? कैटायंस, ठीक है, और एनायंस। तो बच्चों कैटाइंस और एनाइंस के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? आपको पता है दो डिफरेंट चार्ज हैं ये, तो टू डिफरेंट चार्ज हैं, तो चार्ज जो आपको दे रखा है उनके बीच में कौन सा फोर्स यहाँ वर्क करेगा? यस, तो सभी को पता है यहाँ पे जो आपका फोर्स वर्क करेगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बच्चों अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड के नाम से,
ठीक है, जब वो फोर्स आपका डेवलप होगा, या फिर बोलेंगे अपन आयोनिक। तो आयोनिक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल इज क्लियर, कि सोडियम सोडियम ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो Na+ में गया, नाउ दिस इज द कैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, और Cl ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज क्लोरीन का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब मुझे बताओ सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों दिए होंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए थे क्योंकि बच्चों इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन था वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं NS1, तो जैसे निकालेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपने से ऊपर वाले पीरियड की लास्ट जो नोबल गैस होगी उसकी तरह एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा। ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से क्लोरीन का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कमी रहती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नोबल गैस की तरह। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देना और लेना, ये टोटली डिपेंड कर रहा है बच्चों स्टेबिलिटी की तरफ, किसकी तरफ डिफाइन कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है ना, आप पहले बेसिक पॉइंट को समझते हैं अपन, ये किसकी तरफ डिफाइन कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ। अच्छा, दूसरी बात देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी बच्चों यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिला था, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिला था, तो जितना ज्यादा बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। भाई अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, तो एनर्जी आपकी अधिक है। अब एनर्जी अधिक है तो दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी भी बच्चों क्या होगी उन मॉलिक्यूल्स की, तो स्टेबिलिटी भी वहां पे काफी अधिक हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बच्चों अधिक होगी तो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, आप ध्यान दो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो कि दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, कैटाइंस एनायन के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहां पे एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर। यस, तो उसी रीजन की वजह से हम लोग यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि जब एटम्स, आयन, या बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हुए जितना क्लोज आएंगे, तो क्लोज आने के बाद उनके बीच में एक नया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्ड। क्या नाम है उसका, नाम केमिकल बॉन्ड। उसी केमिकल बॉन्ड का एक टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। नाउ इट इज क्लियर। उसी को हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता क्यों है, बिकॉज टू गेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी का रीजन आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखो ये, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेता क्यों है, बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट बच्चों, अगर इलेक्ट्रोबैलेंस की बारे में बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रोबैलेंस। इलेक्ट्रोबैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट चार्ज इज ऑन द आयन। ठीक है, आयंस के ऊपर जो यूनिट चार्ज है उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोबैलेंस। तभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके पास चार्ज है इसकी वजह से। नाउ इट इज क्लियर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है वो आपको पता है पहले से, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये आपके रहता है फॉर्मूला F=K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जिसमें आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो कि बच्चों ये जो एटम दिखाया गया है वो आपकी सोडियम का है, और यहाँ से आपका ये क्लोरीन है। ठीक है, नाउ दिस इज क्लोरीन। अब सोडियम ने क्या किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। देखो सोडियम के पास देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकला ही है, और निकलने के बाद क्लोरीन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका जो बैलेंस सेल उसमें जाके ही बच्चों शिफ्ट होगा, आउटर मोस्ट शेल में जाके ही शिफ्ट हो जाएगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो जब आप चेक कर लो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, ये 1, यहाँ से 2, एंड आपका 3 4 5 6 7, इस तरीके से टोटल मिला के आपके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ये, है ना। तो 2,8,8 को डिफाइन करता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक सोडियम फ्लोराइड, ये भी आप देख सकते हो। तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर भी वही सीन है कि सोडियम का जो आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल के इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी बन गया आपका नोबल गैस की तरह। और यहाँ पे ये जो आपका है सोडियम, सोडियम प्लस के साथ जाकर ये भी नोबल गैस बन चुका है। तो बोथ आर स्टेबल। यस, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आता है आपका ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों ऑक्टेट रूल को अपन कैसे समझते हैं, तो हम लोगों ने हमेशा ऑक्टेट वर्ड यूज किया है ना, क्लास में हमेशा पढ़ाते समय। तो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
तो कहना टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आउटर मोस्ट के पास बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो देखते हैं इसमें, एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमेशा बच्चों किसी भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाय ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स और बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन बैलेंस सेल। तो दो तरीके हमारे पास हैं, क्या कि बच्चों, या तो एटम, जो दो एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम था और यहाँ पे आप क्लोरीन एटम है, तो सोडियम एटम या तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे या फिर शेयरिंग करे, दो चीजें हम लोग बोलते हैं। तो या तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से ही बच्चों क्लियर फीजिबल है, या तो आप उससे ट्रांसफर कर सकते हो या फिर उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो आपको पता है क्या बनता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी आपका, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है, कुछ नई बातें और भी हम करेंगे। और जब हम ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपका कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इनका जो रिजल्ट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आपने देखा 2,8,1, यहाँ पे था 2,8,7 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 2,8,8, और ये पूरी तरीके से हो जाएगा 2,8, है ना। तो बहुत वेल स्टेबल, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसी को अपन बोलते हैं बेसिक ऑक्टेट रूल। अब आप CO2 के अंदर भी देख लो, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के हैं। और ऑक्सीजन के पास बच्चों कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो रेड कलर से आपके बनाए गए हैं वो आपके ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या बच्चों, पहले ऑक्सीजन की चेक करें, इस ऑक्सीजन की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये वाला चेक करो, तो यस इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन की चेक करें तो इसका भी ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बच्चों कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, यस इसको अपन करते हैं सर्कल। तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ इसी को बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल। जब आपके बैलेंस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं तो नाउ दिस इज ऑक्टेट रूल। अब करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। इन आयनिक बॉन्ड बच्चों यहाँ पे दिया गया है लाइक A+B-, एक कैटाइन है एक एनाइन है। दिस इज द आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, ये कब फॉर्म होंगे, यस। तो पहला ऑप्शन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं सारे बैचेस के अंदर, तो आप ये समझ सकते हो। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई, ठीक है। अगर बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएगा ना, तो A+ में आ नहीं सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड में है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, मतलब आयनिक बॉन्ड कब पॉसिबल होगा, जब बच्चों ए अगर A+1 में जा रहा है तो इसकी ए की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। दूसरी बच्चों बोलो कि अगर जो बी है, ये जो बी अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो ये B- में बच्चों फिर कन्वर्ट होगा। तो अगर बी से B- में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होनी चाहिए। नाउ इट इज क्लियर। तो देखते हैं हम लोग, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन सेकंड पे। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। तो हमने अभी देखा यस, तो बी इज करेक्ट। सी में है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई, ए की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये पहले से गलत। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड क्या दोनों लो होनी चाहिए, नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो समझ में आया ना। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक से अधिक होनी चाहिए, तो परफेक्ट आपका आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को, यस। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे लैटिस एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। यस, यहाँ तक सभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यस। अब ध्यान देते हैं बच्चों, द लैटिस एनर्जी जिसको अपन करते हैं बच्चों यू से रिप्रेजेंट, यस आरती, यस। लैटिस एनर्जी को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द लैटिस एनर्जी ऑफ ए क्रिस्टल इज द एनर्जी
evolved when 1 gram molecules of the crystal is formed when formed from isolated gaseous ions। ये डेफिनेशन है ना, इसको आप ध्यान से आप फिर से देखो रिवाइज करते हैं अपन, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बच्चों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर और बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। जब हाइड्रेशन एनर्जी की बच्चों वैल्यू ज्यादा होगी तो वो सॉल्ट इजिली सॉल्युबल होगा, इजिली उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी, और जहां पे लेटेस्ट एनर्जी की बच्चों वैल्यू अधिक हो जाएगी फ्रॉम द हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत ही लेस होगी। तो इस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान देना। इस लेटेस्ट एनर्जी को हम देख लेते हैं, व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी को बच्चों यूज करते हैं रिप्रेजेंट किसी भी क्रिस्टल की लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इवॉल्व। एनर्जी इवॉल्व का मतलब बच्चों डेल्टा एच कैसा होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। तो लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म। अगर 1 ग्राम, 1 ग्राम इज इंपॉर्टेंट, अगर बच्चों 1 ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है किससे, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस आयंस। भाई आयंस का फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स बना रहे हो ना, क्रिस्टल बना रहे हो, आप NaCl बनाओगे ना, तो NaCl में सोडियम क्या होना चाहिए, Na+ की फेज में। तो हमेशा आपको मैंने बोला है कि जो आयंस होते हैं, चाहे वो कैटाइंस हो चाहे एनाइंस हो, हमेशा बच्चों आयंस की फेज में ही होते हैं, हमेशा गैस की फेज में ही होते हैं। जो भी आयंस हैं, आयंस ऑलवेज इन गैसियस फेज। इन आइसोलेटेड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज अपन आइसोलेटेड अगर बच्चों वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। ये बात समझ में आ रही है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये स्टेटमेंट पढ़ा था। तो लेटेस्ट एनर्जी में एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, ये बात दिमाग में बैठ रही है ना। डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल को बनाने के लिए हम जो आइसोलेट गैसियस आयंस का जो यूज करते हैं और फिर वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। तो जैसे बच्चों लिखा है कि सोडियम प्लस और Cl- बोथ आर आयंस। अगर दोनों आयंस हैं तो बच्चों गैस की फेज में होंगे, तो दोनों को अपन ने कंबाइन किया तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया, इट इज ए क्रिस्टल। अब देखो इसके लिए बच्चों जो आपको दे रखा है एनसीईआरटी में कि इसकी यू की वैल्यू आती है आपकी माइनस में, देखो लिखा है माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस में है 782 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे माइनस के टर्म में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वैल्यू को अपन इस ढंग से लिख सकते हैं, जूल के साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से ना। क्वेश्चन ये है कि लेटेस्ट एनर्जी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जितनी बच्चों लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे उस आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स उतना अधिक क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको ग्राफ ग्राफ से भी हम लोग समझते हैं कि ग्राफ बच्चों ये दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे एनर्जी का इधर है बाई एक्सिस पे, है ना, यहाँ पे आपका है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे। तो देखो A+ B आयंस की एनर्जी बच्चों यहाँ पे है, दोनों कंबाइन हो गए, और जैसे बच्चों कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद वो तो कंबाइन फटाफट से, क्यों, एक डेफिशिएंट रिच है, जैसे बच्चों कंबाइन होंगे तो वो देखो सीधा आपकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा। इसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इसकी एनर्जी इस पॉइंट पे थी, है ना। तो आप देखो NaCl आपका यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो उसको अपन लिख देंगे A+ और B- बच्चों कंबाइन हुए हैं, तो कंबाइन हुए हैं तो इनकी एनर्जी बच्चों कैसी है, मोर मैक्सिमम, बिकॉज दीज आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी बच्चों हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट से अधिक ही होती है। अब दोनों कंबाइन हो गए तो बन गया आपका सॉलिड, तो इसकी एनर्जी बच्चों कैसी होगी, लेस होगी। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और उसके बाद बच्चों यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैंने बोला था ना कि लेटेस्ट एनर्जी का बच्चों डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा, डेल्टा एच कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। और मैंने आपको रिलेट करता हूँ, if reaction will be exothermic then stability of product always maximum as compared to stability of reactant। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो that's why stability of product will be maximum। now it is clear। तो प्रोसेस बच्चों देखो जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं 99.9% उनमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही जो एक्स लिखा है, इसी एक्स को अपन बच्चों क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी समझ में आया सभी को। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से बच्चों फैक्टर्स हैं, तो अपन ध्यान देते हैं। फर्स्ट फैक्टर है यहाँ से इंटर आयोनिक डिस्टेंस। मतलब बच्चों दो एक कैटाइन एक एनाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती जाएगी,
जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बच्चों उतनी कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वीक हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, है ना। फर्स्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लेटेस्ट एनर्जी बच्चों आपकी कम कब होगी, जब आपकी इंटर आयोनिक डिस्टेंस, दो आयंस के बीच की डिस्टेंस बच्चों जितनी क्या हो, ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नाउ इट इज क्लियर। इसी को बच्चों अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मान लो कोई दो एटम्स ऐसे थे जिसमें जिसमें साइज ऑफ आयंस बच्चों बड़ा है, जिसमें कैटाइंस और एनाइन का साइज बड़ा है। अगर कैटाइंस एन का अगर साइज बड़ा होगा तो इंटर आयनिक डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी ना। भाई एक एटम देखो इतना छोटा है, दो एटम, एक कैटाइन एनाइन। नेक्स्ट बच्चों देखो इतने इतने बड़े हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों और इनके बीच की डिस्टेंस देख लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस काफी क्लोज होगी, इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो रही है ना। आर प्लस और आर माइनस, आर प्लस आर माइनस का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ एनाइन। नाउ इट इज क्लियर। तो जिसकी वजह से अगर अगर आपकी इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ये आर प्लस का मतलब है रेडियस ऑफ कैटाइन, आर माइनस का मतलब रेडियस ऑफ एनाइन। साइज ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आता है आयोनिक चार्ज। आयोनिक चार्ज की बात करते हैं तो जितना ज्यादा बच्चों आपका आयोनिक चार्ज देखने को मिलेगा, तो जितना ज्यादा बच्चों चार्ज, चार्ज का मतलब बच्चों क्या? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर बच्चों एटम्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जितनी, तो बिल्कुल कॉमन सेंस लॉजिक है, उसमें कुछ रूल्स ऐसा है ही नहीं आपको याद करने वाला, कि जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा ही होने वाली है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बच्चों उनकी बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, तो दैट्स व्हाई लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बच्चों वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग, इट इज ए नंबर ऑफ आयंस, जो आयंस आपकी अटैच्ड है किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ लिखा है ELF4 माइनस। मैंने बच्चों सपोज बोला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैंने सभी क्लास में डिस्कस किया है, K3FeCN6। मैंने मान लो ऐसा कोई स्पीसीज लिख दिया, है ना। तो आप ध्यान दो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों कितना साइनाइड अटैच है इस आयरन के साथ? 6 साइनाइड ना। तो बिल्कुल हम बोलेंगे सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 6 होगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही ना। लिगेंड्स जो स्पीशीज अटैच हैं इस एल्यूमिनियम से बच्चों कितने फूड अटैच दिख रहे हैं? 4। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। इसका कोऑर्डिनेशन बच्चों AlF6-3। भाई एल्यूमिनियम बेसिकली क्या है? आपका थर्ड पीरियड का है, इसके पास 3D 0 होता है, तो बहुत सारे स्पीशीज को लगा सकता है, इसलिए इसका ऑक्टेट क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। तो AlF4 भी बनाया इसने, AlF6- भी बना लिया। तो AlF6- तो नो डाउट बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि 6 फ्लोरीन आपके अटैच है। तो जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है वहां पे लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। नाउ इट इज क्लियर। तीनों पॉइंट सभी को समझ में आ गए? यस स्टूडेंट। जिसको देखो अपन यहाँ पे भी एग्जांपल से देख सकते हैं इसको, है ना। फर्स्ट को कैसे कि बच्चों NaCl की जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आती है वो ये आई है, KCl की कुछ ऐसी वैल्यू है, RbCl की कुछ ये वैल्यू है, ठीक है ना। ये अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ से बताओ लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बच्चों किस में ज्यादा होगी? तो नाउ देखो तीनों के पास क्लोरीन क्या है? सेम। तीनों के पास क्लोरीन सेम है। अगर तीनों के पास क्लोरीन सेम है तो क्लोरीन आंसर को डिसाइड नहीं करेगा। आंसर को डिसाइड करेगा बच्चों जो डिफरेंट एटम्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। नाउ इट इज क्लियर। तो अब यहां से आप समझो, तो रुबिडियम का साइज बच्चों सबसे अधिक है। अगर आप साइज के ऊपर जाते हो तो सबसे बड़ा जो साइज किसका होगा? रुबिडियम का। टॉप टू बॉटम आते हैं साइज में इंक्रीज। मैं लिखता हूँ देखो, ये होता है ना फर्स्ट में, है ना, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो बच्चों आयोनिक रेडियस हो या फिर नॉर्मल एटम के रेडियस हो तो साइज तो हमेशा बढ़ता ही है ना टॉप टू बॉटम आने पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो साइज सबसे अधिक बच्चों किसका होगा? आरबी प्लस का। आरबी प्लस का आपका साइज सबसे बड़ा होगा, है ना। तो जब यहाँ पे साइज ज्यादा, तो Cl माइनस का साइज तो बच्चों बराबर ही है। तो ओवरऑल हम देखते हैं ना प्लस माइनस इन दोनों का रेडियस जहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो जहाँ पे ज्यादा हो जाएगा आपका एडिशन, वहां पे लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो RbCl की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। क्यों कम हुई? आपको मेरी बात समझ में आई क्या?
क्योंकि रुबिडियम का साइज बच्चों बड़ा है, तो ओवरऑल Cl माइनस का जो साइज होगा और Rb प्लस का जो साइज होगा, अपन दोनों को ऐड करेंगे तो Rb प्लस की वैल्यू बच्चों क्या है, K प्लस से बड़ी होगी, सोडियम प्लस से भी बड़ी होगी। तो दैट्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव का जो हम वैल्यू ऐड करेंगे, कैटायंस का रेडियस और एनायन का रेडियस, दोनों की वैल्यू मिला के सबसे बड़ी वैल्यू इसी की हो जाएगी। तो दैट्स वाई इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बच्चों आयनिक चार्ज के ऊपर देखो, इन पे एक क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट एनर्जी पे। नेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि बच्चों मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम Na2O दे रखा है, CaO दे रखा है, Al2O3 दे रखा है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी पे अगर क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेटेस्ट एनर्जी पे अब ये भी बात समझो कि आयोनिक इंटर आयोनिक डिस्टेंस कब लगाना है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस तब आपको लगाना होगा जब उसमें से एक एलिमेंट कॉमन हो, या तो कैटायन कॉमन हो या एनायन कॉमन हो, तब ये लगाना है। आयनिक चार्ज कब लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब आपका यहाँ पे एटम डिफरेंट हो जाए या अलग हो जाए, कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज हमें Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है ना। जिसका Q1 Q2 निकालेंगे तो बच्चों सोडियम पे चार्ज कितना आएगा, बोलो जरा। सोडियम पे चार्ज कितना आएगा, +1, प्लस ही बनाएगा ना। और 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 सीधा। तो ओवरऑल बच्चों मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं Q1 Q2 का। फिर अपन कैल्शियम Ca, कैल्शियम का ऑक्सीजन दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो वो भी हम निकाल सकते हैं। भाई कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा मुझे बताओ, +2 आएगा ना। ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, +2 -2 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। वो -4 नहीं, अपन 4 से मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। अच्छा इसमें बच्चों कितना आएगा, तो देखो इसमें बड़ा सिंपल सा, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा, +3, और ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। तो 3 × 2 आपको 6 चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। मैं कैसे निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा है। सोडियम पे चार्ज कितना बच्चों, ऑलवेज +1, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, ऑलवेज -2। तो +2 +1 और -2 मतलब 2 आ जाएगा। तो मतलब Na2O पे चार्ज कितना आया, 2, CO पे Q1 Q2 कितना आया, 4, Al2O3 पे चार्ज कितना आया, 6। मैंने कैसे निकाला, ये बात समझ में आ गई। यस, तो सबसे अधिक चार्ज किसके पास है, Al2O3 के पास। तो डेफिनेटली उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात सभी को समझ में आई क्या। इन तीनों बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सभी को। यस, केमिकल बॉन्डिंग तो वो बहुत ही इजी सा आपका चैप्टर है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम कुछ ग्राफिकल एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं। यस तनज, ओके थैंक यू। देखो तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, इधर नेम लिखा है उनका, चार्ज ऑफ ईच आयंस लिखा है, एंड लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू लिखी है। ये बच्चों NCERT की टेबल है एक छोटी सी, तो वहां से टेबल ली गई है। तो आपको ना इसको याद नहीं करना है, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है ना, ये वैल्यूज आपको याद बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ तक ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों देखो सोडियम क्लोराइड के अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे कभी भी लेटेस्ट एनर्जी पे क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि सर लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होता है। तो लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। भाई जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो लेटेस्ट एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी वो हमने समझ लिया, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझो आप अच्छे से। तो लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है हमने पढ़ लिया। अब लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू अगर बच्चों ज्यादा होती है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है, आयंस इजीली पानी में डिसोशिएट होंगे ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, समझ में आ गया। और सॉल्युबिलिटी का आंसर निकालना किससे, लेटेस्ट एनर्जी से। लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है वो ध्यान रखो, बस क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट सॉल्युबिलिटी टू लेटेस्ट एनर्जी का। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, यहाँ से देखो सोडियम सोडियम, नेक्स्ट में कैल्शियम है, नेक्स्ट में मैग्नीशियम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो आपको देखो मैंने अभी एक लॉजिक बताया था बड़ा सिंपल सा, कि आप वहां पे साइज के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास 3 प्रिंसिपल हैं। एक तो हमारा है 1 डिवाइड बाई R प्लस एन R माइनस, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन ना फर्स्ट। सेकेंड रिलेशन था बच्चों Q1 Q2 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। और थर्ड जो फैक्टर था, देखो एक ये फैक्टर था, एक ये फैक्टर था, और एक बच्चों फैक्टर था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर तो उतना ज्यादा आंसर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे आप ध्यान देना, यहाँ पे सबसे अधिक लेटेस्ट एनर्जी की जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो इसकी आ रही है, आप ध्यान दो, माइनस में 3760। तो अपन कैसे देखो, तो सबसे देखो स्टेप बाई स्टेप में बताता हूँ। पहले इस प्रिंसिपल को लगाओ, अगर ये फेल होता है तो फिर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड फेल होता है तो थर्ड पे आ जाओ, बस ये फॉलो करो। तो देखो सबसे पहले साइज की तरफ आ जाओ। तो इसलिए देखो जब यहाँ पे Cl माइनस Br में Br माइनस का साइज आपका बड़ा है,
तो NaBr की अगर बात करते हैं तो NaBr और NaCl दोनों में से लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बताओ जरा। जिसका साइज बड़ा होगा ना, तो NaBr का साइज बड़ा होगा ना NaCl से, बिकॉज ब्रोमीन का साइज बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा हो जाएगा लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई NaBr की लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू देखो कम है, कितनी है, माइनस में 751। ये नेगेटिव बच्चों मत देखो, नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस मैग्नीट्यूड देखो 751.4 कम हुई ना किससे, NaCl से। तो अपन देखो कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे अगर चार्ज को फॉलो करोगे तो सर चार्ज की वैल्यू तो बराबर ही आ रही है, यहाँ भी बनाएगा सर, यहाँ भी बनाएगा, तो चार्ज इज नॉट द आंसर, चार्ज से आंसर बनेगा नहीं ऊपर वालों का। फिर चेक करो CaF2 और नीचे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस पे कैसे निकाला जाए, तो इसमें अपन साइज तो बिठा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कोई एक कॉमन होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए। तो अब इस केस में जाएंगे अपन चार्ज की तरफ, Q1 इंटू Q2 की तरफ जाएंगे। रूल समझ में आ रहा है ना कैसे बिठा रहे हैं अपन। देखो इसमें कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा, फ्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज, फ्लोरीन पे -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +2। इस पे चार्ज हो जाएगा आपका 2। और Mg पे कितना होगा, नीचे वाले MgO में, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो +2 -2 वो 4 मिल जाएगा। तो दोनों में से आपका जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो MgO पे मैक्सिमम आ रही है। अगर MgO पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो MgO की लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू अधिक आ रही है। देखो आप सबसे अधिक वैल्यू यही आ रही है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल आपको देना है, तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, एक इस प्रिंसिपल को ध्यान देना है। सेकंड प्रिंसिपल आपका जो आएगा लेटेस्ट एनर्जी का, वो ध्यान देना है आपको Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइज वाला कब लगा रहे हैं, जब कोई भी एक एटम, ठीक है, एनी वन एटम सेम, अगर कोई भी एक एटम सेम आ जाए तो लगाना है। Q1 Q2 कब लगाना है, जब आपके डिफरेंट एटम हो, तो उस समय आपको लगाना है, तो वहां से आंसर बनेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर को तो अपन ने देख ही लिया ना, कि वो एटम भी सेम होना चाहिए और उससे लगने वाला एटम जो होगा, दोनों कैटायन सेम होने चाहिए, बट नंबर अलग अलग होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे तब अपन जाएंगे। यही 3 रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू सबसे अधिक किसकी है, इसकी। तो इस पे अगर सॉल्बिलिटी का मैं आंसर पूछूं तो सॉल्बिलिटी का आंसर आप कर सकते हो। तो सबसे अधिक सॉल्बिलिटी किसकी होगी बताओ, NaCl की कि NaBr की। तो NaBr की सॉल्बिलिटी सबसे अधिक, NaBr की सॉल्बिलिटी पानी में सबसे अधिक। फिर आ जाएगा NaCl, फिर आ जाएगा यहाँ से आपका CaF2, और सबसे कम आपका होगा MgO। MgO जो होगा वो सबसे कम सॉल्युबल होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये बच्चों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है बॉर्न हाइवर साइकिल। नाउ क्वेश्चन इज दिस, यस, तो बॉर्न हाइवर साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्न हाइवर साइकिल से हम करते क्या है, बॉर्न हाइवर साइकिल से बच्चों हम फाइंड करते हैं लेटेस्ट एनर्जी। कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना, कोई भी आयोनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है, तो आयोनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी यूज होंगी, उसमें कौन कौन सी एनर्जी आपको देखने को मिलेंगी, है ना, उस टाइप ऑफ केमिकल एनर्जीज विल यूज्ड, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो बॉर्न हाइबर साइकिल एक बच्चों प्रिंसिपल है। ये क्या प्रिंसिपल है, ये आपको डिफाइन करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, उसमें लेटेस्ट एनर्जी फाइनली कितनी होती है। तो व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज जो यूज होती है बच्चों उस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस को बनाने में। अब ध्यान देते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले बच्चों क्या आता है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। आप यस, नाउ इट इज क्लियर, ओके। NaCl का एग्जांपल तो बच्चों बड़ा बेसिक सा है, थोड़ा डिफरेंट हमने लिया है। देखो मुझे बनाना है यहाँ से CaF2 मुझे बनाना है। तो CaF2 कैसे बनेगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों कैल्शियम आपको मिल जाएगा डायटोमिक फेज के अंदर नेचर में, बिल्कुल करेक्ट है, सॉलिड। फ्लोरीन आपको F2 गैस की फेज में मिल जाएगा, ये भी करेक्ट है। अब मैंने क्या किया कि फ्लोरीन को अगर F2 फेज में होगा तो मतलब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और दोनों एटम्स बच्चों काफी क्लोज्ड होंगे। इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। फर्स्ट F2 में को जो सिंगल बॉन्ड होता है दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे देखो यूज किया है 2 × ΔH। तो ΔH एटोमाइजेशन मैंने यूज किया है। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब बच्चों डायटोमिक या ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स हो या आपकी पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, तो उसमें एक हम एनर्जी सप्लाई करते हैं सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो सिंगल एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने क्यों 2 2 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है,
क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन थे ना, तो 2 into डेल्टा एच एटोमाइजेशन फॉर द फ्लोरीन। ये बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कैल्शियम, तो कैल्शियम तो पहले से आपका यहाँ पे सॉलिड में है, सिंगल एटम आपको दिख रहा है। अब उस सिंगल एटम को गैस की फेज में कन्वर्ट करना है, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, तो बच्चों यहाँ पे हम जो फॉलो करेंगे, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ले जाना है, तो कौन सी इंथैल्पी होती है बताओ जरा? सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी यहाँ पे आएगी? सब्लिमेशन एनर्जी। तो डेल्टा सब्लिमेशन वी विल यूज फॉर द कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट आपका कैल्शियम सॉलिड से गैस की फेज में चला गया, और यहाँ से अभी आपको ये गैस की फेज में आ चुका है, बोथ आर इन गैसियस फेज। अब दोनों गैस की फेज में आ चुके हैं, तो अब यहाँ से हम करते हैं आयोनाइज। तो देखो, अब कैल्शियम को कैल्शियम +2 में ले जाना है, तो पहले कैल्शियम से कैल्शियम +1 में जाएगा, कैल्शियम पहले कैल्शियम +1 में जाएगा, फिर कैल्शियम +1 कैल्शियम +2 में जाएगा, सीक्वेंस तो यही होगा ना। तो कितनी आयोनाइजेशन थेरेपी यूज करनी है अपन ने? 2। तो बोला इसने तो भी फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब ये कैल्शियम +2 गैस की फेज में आ चुका है। फिर फ्लोरीन, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाले थे ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए बच्चों होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन मल्टीप्लाइड बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ से बन गया आपका 2F-। अब यहाँ से CF2, यहाँ टोटल चार्ज बच्चों -2, टोटल चार्ज कितना होगा आपका? यहाँ से +2, यहाँ से -2, बोथ विल कंबाइन, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा आपका CaF2। नाउ इट इज क्लियर। तो CF2 का फॉर्मेशन कैसे किया, तो अब इसमें देखो कितनी एनर्जी यूज हुई है, वो सारी की सारी एनर्जीज को हम लोग ना एक साइड में लिख लेते हैं। तो देखो वो इधर लिखी गई है, आप जरा ध्यान दो। तो इसी को बोलते हैं अपन बॉर्न-हाइबर साइकिल। दिस इज द बॉर्न-हाइबर साइकिल, है ना, बॉर्न-हाइबर साइकिल यही है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अपन यूज की है सब्लिमेशन एनर्जी, कैल्शियम को सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए। तो वो वैल्यू आपकी कुछ इतनी आती है, इसको याद नहीं करना, वैल्यूज को याद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या किया आपने कि कैल्शियम को आपने आयनेशन थेरेपी 1 यूज करी, तो फिर ये वैल्यू आपको देखने को मिली। फिर आपने आयनेशन एनर्जी 2 यूज करी, तो ये देखने को मिली, तो कैल्शियम +2 बन चुका है यहाँ तक। तो ये दोनों एंथैल्पी हम लोगों ने डिफाइन कर दी एनर्जी। फिर बच्चों आते हैं यहाँ पर लोग टुवर्ड्स फ्लोरीन, फ्लोरीन को अपन ने डिसोशिएट किया था, तो यहाँ से डिसोसिएशन थेरेपी आपको देखने को मिल गई, ये भी बात क्लियर। फिर बात करते हैं कि जब F2F में आ गया गैस की फेज में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों फ्लोरीन की आपने यूज करी, है ना, तो आपको -83 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो CaF2 का जब फॉर्मेशन हुआ, तो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब कैटाइंस और एनाइंस बच्चों इक्वल चार्ज के जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो इन नेगेटिव, इट इज ऑल्सो इन नेगेटिव। तो जब फ्लोरीन 2F- और Ca+2 जब कंबाइन किए होंगे, जब ये आपस में कंबाइन किए होंगे, तो ये एंथैल्पी डिफाइन की गई होगी। ये भी बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर? CaF2 का फॉर्मेशन, यस। और लास्ट में बच्चों बोला है कि CaF के बारे में भी बोला है कि जब एक कैल्शियम से एक फ्लोरीन कंबाइन किया होगा, Ca+2 के साथ जब एक F- कंबाइन किया होगा, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होने वाली है। तो फिर वैल्यू वो ही है, तो इसका कोई यूज नहीं है, बट यहाँ तक आपने ये एनर्जीज को आप डिफाइन कर सकते हो। तो टोटल क्या होगा, तो टोटल बच्चों हो जाएगी लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनेशन एनर्जी 1 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डेल्टा एच, सभी एनर्जी का एडिशन कर दो, डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन। बस अब इन सब में से कोई ना कोई इंथैल्पी की वैल्यू आपसे पूछेगा, बाकी इंथैल्पी की वैल्यू दे देगा। तो इस पे एक बनता है बच्चों न्यूमेरिकल, बहुत ही लो कैटेगरी का। तो समझ में आ गया ना व्हाट इज बॉर्न-हाइबर साइकिल। हमें इसी ढंग से सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। नाउ कम्स कि बच्चों कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट बच्चों आता है कि फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट सभी को पता है कि सारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आयोनिक हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ऑलवेज सॉलिड, पहली चीज। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों वैसे भी हाई होने वाला है, और बॉइलिंग पॉइंट इनका पूरी तरीके से एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में करेक्टली डिफाइंड नहीं है। बट आपको ध्यान देना कि बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई ही होता है, चाहे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट। बट बॉइलिंग पॉइंट इज यूज फॉर लिक्विड ना, अपन बॉइल कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज यूज फॉर लिक्विड, बट ये तो बेटा सॉलिड होंगे ना। आप लिखा ना, देखो सर ये आयोनिक आयोनिक कंपाउंड्स हैं ऑलवेज सॉलिड, लिखा ना ऑलवेज सॉलिड। इफ दे आर सॉलिड,
तो हाउ वी कैन डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर दिस सॉलिड्स कंपाउंड? फॉर सॉलिड्स कंपाउंड वी विल यूज मेल्टिंग पॉइंट, राइट? तो मेल्टिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो वी विल टेक कि बच्चों वो हाई ही होगा, लो नहीं होगा। दोनों बातें क्लियर हो गई? यस। थर्ड पॉइंट इज कंडक्टेंस। तो अगर बेटा ये सॉलिड स्टेट में होंगे, अगर ये आयनिक कंपाउंड्स बच्चों होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो आयंस फ्री नहीं होंगे, आयंस फ्री नहीं होंगे तो वर्क एज इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन तो बेटा फ्री नहीं होंगे ना। अगर वो मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वा सॉल्यूशन के फेज में होंगे तो ऑलवेज वर्क एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा था, तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने बताया है ना कि ये जो आपके क्रिस्टल लैटिस हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड्स के, तो दे हैव फिक्स्ड क्रिस्टल लैटिस, बिल्कुल फिक्स्ड होता है इनका। तो अब इसमें फिक्स्ड में बात करें तो बच्चों से प्रिमिटिव टाइप है, बीसीसी लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी है ना, और आपका एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपका सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बिल्कुल इनके फिक्स लैटिस आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम सही से बच्चों पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। ये भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज विटलनेस। तो विटलनेस आपको पता है, विटलनेस का मतलब बच्चों क्या होता है? यस, विटलनेस का मतलब देखो बहुत ही क्लियर है। देखो जैसे अब देखो यहाँ से क्रिस्टल लैटिस बना दिया बच्चों NaCl का, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा भी था ना NaCl क्रिस्टल लैटिस। तो NaCl का अगर ये लैटिस बना हुआ है तो यहाँ से बच्चों इसको अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं, आप ध्यान दो, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो ब्रेक करूंगा तो इसमें बच्चों क्या है, आपके पॉजिटिव हैं, कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, आपको दिख रहा है कैटायन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। होल क्रिस्टल के अंदर कैटाइंस एनायन कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव है ना। और यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन मिलता है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। आप मेरी बात को सुनो, आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बट कोवलेंट जब अभी पढ़ेंगे अपन लोग, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा डायरेक्शनल होता है। क्यों डायरेक्शनल होता है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो एक एक्सिस में ओवरलैप करते हैं, या तो बच्चों एक्स में करेंगे या बाई में करेंगे या फिर जेड में करेंगे। तो किसी एक एक्सिस में अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल एक्सियल ओवरलैपिंग। परफेक्ट। तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो वहां पे केमिकल बॉन्ड जो हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज एक्सियल एंड ऑलवेज डायरेक्शनल बॉन्ड, बट आयनिक बॉन्ड ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर से निकला उधर चला गया, बस जंप कर गया विदाउट एनी एक्सिस विदाउट एनी डायरेक्शन। तो दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये बात क्लियर हुई सभी को? तो जब बच्चे उसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे हो सकता है पहले सोडियम प्लस बाहर निकल जाए, हो सकता है Cl माइनस आयन बाहर निकल जाए, हो सकता है कभी 2 सोडियम बाहर निकल जाए, हो सकता है कभी 2 Cl माइनस आयन बाहर निकल जाए, तो कुछ भी बाहर उसमें से निकल सकता है, जिसकी जो ब्रिटलनेस है वो बिल्कुल आपकी डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जब आप इसे ब्रेक करते हो तो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ पाउडर की फेज में डिसोसिएट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो दिस कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है ब्रिटलनेस नेचर। नेक्स्ट बच्चों आते हैं सॉल्युबिलिटी। आप देखो ध्यान से, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। दिस इज कॉमन सॉल्ट जो अपन यूज करते हैं घरों के अंदर, ठीक है, NaCl, दिस इज कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट बच्चों देखो यहाँ पे इसके क्रिस्टल लैटिस कुछ यूं दे रखे हैं, देखो ये सोडियम है, क्लोरीन है, आपको कलर दिख रहा होगा है ना, सोडियम क्लोरीन का। अब उसको अपन ने क्या किया बच्चों, इसको उठाया अपन ने और इसको पानी में यहाँ पे इसको डाला मैंने, तो दिस इज सॉल्टेड वाटर, है ना, पानी में मैंने नमक को डाल दिया तो बच्चों बन गया सॉलिड वाटर। अब सॉल्टेड वाटर में जैसे बच्चों गया होगा ना NaCl, तो क्या हुआ होगा बताओ अब मुझे। तो NaCl की तो बच्चों इफ इट इज सॉलिड, पहले तो सॉलिड ही होगा ना, तो इसकी कुछ ना कुछ लैटिस एनर्जी होगी। बहुत सही। तो जब ये पानी में डाला गया, तो आप जब घरों में पानी में डालते हो NaCl को तो वो सॉल्युबल हो जाती है। क्यों सॉल्युबल होती है? व्हाट इज द रीजन? रीजन बच्चों ये है कि पानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उस वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों प्रेजेंट है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो जाती है उस लैटिस एनर्जी से, तो उस केस में उस सॉल्ट को सॉल्युबल होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। तो अब देखो, तो यहां से देखो सॉलिड वाटर ये बन तो चुका है, तो कहीं ना कहीं NaCl बच्चों डिसोसिएट हुआ होगा, जिसमें से सोडियम प्लस बना होगा, जिसमें से Cl माइनस डिसोसिएट हो गया होगा। तो सोडियम प्लस के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल से बर्कस डाइपोल, तो बच्चों वो कुछ इस तरीके से स्टिक कर गया होगा, प्लस यहाँ से माइनस प्लस, दिस माइनस प्लस, इस तरीके से, है ना।
माइनस प्लस, Cl माइनस के आसपास बच्चों लगा होगा डाइपोल की फेज में प्लस माइनस इस तरीके से। तो आपको ना यहाँ पे इस हाइड्रेशन स्पीयर देखने को मिल रहे हैं, देखो दीज आर द हाइड्रेशन स्पीयर। तो हाइड्रेशन स्पीयर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयनिक सॉलिड अगर बच्चों सॉल्युबल हो रहा है पानी के अंदर, इट मींस उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम हो चुकी है। किससे? उसके हाइड्रेशन एनर्जी से। तो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी कंपाउंड सॉल्युबिलिटी कब डिफाइन करता है? जब उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आपकी कम हो जाए या बच्चों इक्वल हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी के, देन वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आता है पॉइंट इज आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? आइसो का मतलब बच्चों क्या होता है? सेम। मॉर्फिज्म का मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मतलब बच्चों सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो आयनिक कंपाउंड्स बच्चों सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए भी पॉपुलर हैं। तो क्वेश्चन आता है आइसोमॉर्फिज्म गिवन चारों ऑप्शन में कौन कौन से पेयर हो सकते हैं? तो आइसोमॉर्फिज्म को हमें ध्यान देना है। तो आइसोमॉर्फिज्म में हमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले बच्चों, तो जब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो उसमें आपका सोर्स आइसोमॉर्फिज्म है और नेक्स्ट है नेवर शो आइसोमॉर्फिज्म। दो तरीके से प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर मैं आपको बोलता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे बोला है एमएफ, एम कोई आपका यहाँ से मेटल है और बाकी आपका फ्लोराइड है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर बच्चों स्ट्रक्चर सेम होते हैं, आप ध्यान दो, और मैं एक वर्ड ऐसे भी यूज करता हूँ, इफ दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं बोलूंगा कोई भी गिवन दो कंपाउंड के आपस में आइसोमॉर्फिज्म होंगे, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होंगे तो उसको बोलते हैं अपन आइसोमॉर्फिज्म। और जो आइसोमॉर्फिज्म कौन से नहीं होंगे, तो उनमें आपको ध्यान देना है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों भले ही आपका सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म वो शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो बट स्ट्रक्चर आपके सेम हो जाए, है ना, लिखा है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिखा है सेम। तो आइसोमॉर्फिज्म वो कंपाउंड बच्चों शो करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर आपके सेम होनी चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि बच्चों MgSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे में लिया FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिट्रोल है दोनों के दोनों। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये क्या दोनों के दोनों आपके आइसोमॉर्फिज्म होंगे? तो आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पे क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बच्चों यहाँ से आपको डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम आ चुका है, यहाँ पे आयरन आ चुका है, बट का स्ट्रक्चर आपके सेम है। तो स्ट्रक्चर बच्चों सेम दिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेवन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ भी सेम वाटर क्रिस्टलाइजेशन, एक मैग्नीशियम एक आयरन, ऐसे सल्फो सल्फेट एक सल्फेट यहाँ भी, तो इनके स्ट्रक्चर सेम हो गए। आप देखो, तो ना क्वेश्चन इज दिस कि इनके स्ट्रक्चर भी सेम हो चुके हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखो स्ट्रक्चर भी आपका सेम हो चुका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो वो क्या सेम है आपके? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके डिफरेंट है। तो मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म आपके शो करने चाहिए थे बट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो रीजन है इसके पीछे कि कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके साथ बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में जोड़ा हो, मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स समथिंग कुछ इस तरीके से, चाहे वो इक्वल नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हों, वो कभी भी आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि इनका जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफरेंट क्या उनको सेम बना के रखता है, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिफरेंट भी रखता है, मतलब उनका रेगुलर जो स्ट्रक्चर है, जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो करेक्टली डिफाइन नहीं होता है। तो क्या हुआ कि जब भी आपको बस लॉजिक ध्यान रखना है कि जब भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना, जब भी वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन आएगा तो वो आपके कभी भी आइसोमॉर्फिन शो नहीं, आइसोमॉर्फिन वो शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। तो फर्स्ट पॉइंट द लैटिस बिकम स्ट्रॉन्गर, दैट इज द लैटिस एनर्जी यू बिकम्स मोर नेगेटिव। जितनी अधिक नेगेटिव होगी, ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि सबकी वैल्यूज दे रखी है, तो जिसकी जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव लैटिस एनर्जी होगी वो बॉन्ड बच्चों उतना ही अधिक क्या मिलेगा आपको? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेगा। एस आर द इंटर आयनिक डिस्टेंस डिक्रीजेस, जितनी इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी तो डेफिनेटली वहां पे आपकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और जो आपका बॉन्ड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे बच्चों यहाँ देखो आप LIF, यहाँ पे रेडियस निकाली गई है दोनों की, तो यहाँ से बच्चों मिला है 2.0 एंगस्ट्रॉम और यहाँ से मिला है 3.95। तो दोनों में से रेडियस बच्चों किसकी छोटी आ रही है? प्लस माइनस, ये जो रेडियस आपको लिखी गई है ना, दिस रेडियस इज R प्लस और R माइनस को कंबाइन करके लिखी गई है ना ये वाली।
तो यहाँ से जो रेडियस है वो आपको सबसे अधिक मिल रही है किसकी, CSI की, और कम किसकी मिल रही है, LIF की। तो इसमें जो आपकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बच्चों को फर्स्ट केस में अधिक आ रही है, सेकंड केस में आपकी कम आ रही है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट एनर्जी किसकी बच्चों अधिक है, LIF की एज कम्पेयर टू CSI। सेकेंड पॉइंट, द लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज, तो U इज प्रोपोर्शनल टू +Z एंड -Z। इसको भी हम लोगों ने देखा। देखो एलिमेंट सारे के सारे डिफरेंट है ना, तो फिर प्लस तो आप +Q इंटू -Q पे चले जाना। तो इसका देखो +Q -Q कितना आता है, 1। क्यों, क्योंकि लिथियम के पास बच्चों +1 होगा, फ्लोराइड के पास -1 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 1 में ही मिलेगा आंसर। MgO की बात करेंगे तो MgO में Mg+2 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -4 हो जाएगा, मतलब 4 अपन यूज करेंगे। तो दोनों में से किसकी वैल्यू देखो अधिक, तो आपकी दिख रही है बच्चों MgO की वैल्यू अधिक है, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी भी वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है। और कितनी ज्यादा आ रही है, लगभग 4 टाइम्स आपको देखने को मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो MgO की लेटेस्ट एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड। तो लेटेस्ट एनर्जी को हम पहले पक्का कर लेते हैं, सॉल्बिलिटी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी को अपन थोड़ा डिफरेंट अलग तरीके से और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देते हैं। when the polarization is negligible, जब पोलराइजेशन बच्चों काफी निग्लिजिबल होगा, तो ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड आयंस आर वेरी डिफिकल्ट टू पोलराइज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ओनली a few cations like lithium, beryllium, aluminium ये भी इजीली पोलराइज नहीं होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। स्मॉल साइज के हैं तो न्यूक्लियस के क्लोज काफी इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे, तो न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, तो पोलराइज ही नहीं होंगे वो। तो पोलराइज नहीं होंगे तो +Q -Q निकाला कैसे जाए, तो वो भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो फिर लगा है अंडर द सर्कमस्टांसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स इज डिसाइडेड बाय द लेटेस्ट एनर्जी, तो लेटेस्ट एनर्जी कैन बी डिफाइंड बाय। तो यहाँ पे कैटाइन बच्चों बिगर लिखा है, एनाइन लिखा है स्मॉल। उसमें हम बात करें लेटेस्ट एनर्जी, तो इन्फिनिटी से लेके R तक यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है, K इंटू Q1Q2 R² इंटू dr। स्मॉल रेडियस काफी छोटी होगी ना, जो इजिली पोलराइज ही नहीं हुए, तो रेडियस बहुत छोटे होने वाले हैं, तो हमने वो ले लिया। तो बेटा इंटीग्रेट किया मैंने इन्फिनिटी से R तक, तो रिजल्ट आ गया आपका माइनस में K इंटू Q1/R²। ठीक है, तो R तो बच्चों वैसे भी छोटी है ना, तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट मिल जाता है देखने को। समझ में आ गया सभी को। रिलेशन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये वाला। नेक्स्ट, when internuclear distance factor is kept same, अगर बच्चों मान के चलो कहीं भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर काफी सेम आ जाती है ना, दोनों की R+R- की वैल्यू सेम आ गई दो कंपाउंड्स की, तो क्या किया जाए, देन वी विल चार्ज फैक्टर Q1 Q2 इज वेरीफाइड। तो Q1 Q2 को अपन चेक करेंगे, आंसर को निकालेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ मुझे, सोडियम फ्लोराइड दे रखा है बच्चों, MgO दे रखा है, HCN दे रखा है, TiC दे रखा है। इनके आपके अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में आपको आइडिया नहीं बैठ रहा है, तो उसमें आप कहाँ जा सकते हो, Q1 Q2 पे। तो Q1 Q2 की वैल्यू आप सब जगह से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो Q1 Q2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको टाइटेनियम बच्चों यहाँ पे +4 में होगा, कार्बन -4 में होगा, तो ये 16 हो गया। यहाँ से आपको 9 मिल जाएगा, ये आपको +4 यहाँ से 1। तो Q1 Q2 की वैल्यू 16 सबसे अधिक उसकी है, तो TiC की लेटेस्ट एनर्जी सबसे अधिक हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है ना, कैसे निकाला गया है। बिल्टिंग पॉइंट ऑर्डर एज इज बच्चों सेम होने वाला है, और हार्डनेस का ऑर्डर भी आपका लगभग सेम होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दो, कभी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करना, Q1 Q2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेटेस्ट एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज हार्डनेस। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हेन चार्ज फैक्टर, अगर बच्चों चार्ज फैक्टर आपका फिक्स्ड हो जाता है ना, सेम, एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फैक्टर इज वेरीफाइड, तो फिर वो चेक कर लेंगे। देन विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ R, द लेटेस्ट एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, जिसको हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम स्क्वेंशियम, बेरियम ऑक्साइड, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा, लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, यस स्टूडेंट्स, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी ना, और लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1+R2। बट यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट आने वाली है, सब जगह बराबर ही आएगी। आप देख लो, +2 -2 है ना, हर जगह 4 आने वाला है, तो 4 आएगा, देन भी मूल R+ एंड R। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपको, किस तरीके से हमें निकालना है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, द पोलराइजेशन ऑर्डर और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर इज, जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है MO एंड MF2, है ना। MO का आपका देखे MF2 से, है
है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज ऑल्सो, तो MF का अधिक होगा आपका MF2 से। तो देखो इसमें एक पॉइंट बोला गया कि बच्चों पोलराइजेशन का ऑर्डर, पोलराइजेशन ऑर्डर बड़ी यूज है और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी ये डिफाइन करते हैं बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर। फजान रूल अभी आने वाला है इसके बाद, है ना। तो जिसका पोलराइजेशन ऑर्डर ज्यादा होगा, जो इजिली पोलराइज होगा, और फ्लोरीन बच्चों इजिली पोलराइज होता नहीं है, क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ध्यान सुनना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन्स को देगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? इजिली पोलराइज कौन होगा? ऑक्सीजन का ना, ऑक्साइड इजिली पोलराइज होगा। तो जिसकी वजह से उसका आपका यहाँ से पोलराइजेशन ऑर्डर या कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? अधिक। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी क्या होगा फिर आपका यहाँ पे? सेम होगा। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स को मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट को बेटा हम लेते हैं सॉल्वेशन से या फिर हाइड्रेशन। देखो सोडियम क्लोराइड के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सामने से वाटर मॉलिक्यूल डाला है तो बच्चों डायपोल की फेज में लगाया गया है। तो यहाँ से पहले इसको डिसोशिएट करेगा बॉन्ड को, तो सोडियम प्लस के आसपास देखो ये इस तरीके से अलाइनमेंट होगा और इसके आसपास अलाइनमेंट प्लस माइनस की तरह होगा ना। तो सॉल्वेशन इज नथिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज? बताओ आंसर। इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज कहाँ पे देखने को मिलेगा? यस, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज कहाँ पे देखने को मिलेगा? बताओ बच्चों। फर्स्ट में तो मिलेगा नहीं, कार्बन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा, है ना, बोथ बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, कोवैलेंट आएगा। कार्बन वैसे भी कोवैलेंट बनाता है बच्चों। कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा मेथनॉल में, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आयनिक आपका कोवैलेंट होगा। NaCl में आपको मिल जाएगा यस आयनिक, यहाँ पे आपको आयनिक नहीं मिलेगा। तो आंसर बी विल बी करेक्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स। यस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म ए कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर? सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहाँ पे होगा? चलो बताओ मुझे, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बच्चों कहाँ देखने को मिलेगा? यस, तो पहले देखो सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे NaC, यहाँ पे CSF और यहाँ पे देखो CSI। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शन वो दे रखा है वो ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। कैसे? कि बच्चों मैंने बोला था आयनिक कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी? बोलो जल्दी से। कम होनी चाहिए। लेट और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों सीजियम, सीजियम देखो सबसे लास्ट में आता है, फर्स्ट ए एल्किली मेटल के सबसे लास्ट एलिमेंट है सीजियम। तो सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू सबसे कम होने वाली है। सोडियम की तो कम नहीं होती है, यहाँ भी सोडियम की कम नहीं होगी, सामने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच भी नहीं पाएगा, यहाँ पे सीजियम की सबसे, बट आयोडीन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो दिस इज बेटर, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट, when the internuclear distance factor is kept same then charge, ये तो अपन अभी देख ही चुके हैं, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सॉल्यूशन इज डन। यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन और जो हाइड्रेशन हुआ था ना, तो उसका फैक्टर, मतलब जब पानी में जो हम किसी बीकर में बच्चों यहाँ पे लिया हम लोगों ने वाटर, तो इस वाटर के अंदर ना हम लोगों को डिसॉल्व करना है आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट को डिसॉल्व करना है। तो सॉल्ट डिसॉल्व कब होगा कब नहीं होगा हम उस पर बात करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको समझना है ना। मैथमेटिकली डाटा याद करना हर किसी की काम की बात की बस नहीं है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ध्यान दो। तो बच्चों यहाँ से देखो आपके सॉल्वेशन एनर्जी बोलो या हाइड्रेशन एनर्जी बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे हाइड्रेशन को मैं रिलेट करने वाला हूँ किसका? सॉल्ट के साथ। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 इन Z प्लस इंटू Z माइनस, मतलब Q1 इंटू Q2। तो जितना ज्यादा बच्चों आपका चार्ज देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपकी सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी किसी भी सॉल्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी आपको समझ में आ गया? अरे क्लियर होगा सभी को? और एक बच्चों रिलेशन और एक बड़ा शानदार सा रिलेशन है ये वाला, कि आपका जो सॉल्वेशन एनर्जी है, ये बच्चों जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, वो होती है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मतलब बच्चों है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है।
कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कभी क्वेश्चन आ गया कि इसको अपन डिजोल्व किया है बेंजीन में, इसको डिजोल्व किया वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन कैसे आएगा, तो रिलेशन ध्यान रखना कि सब्लिम जो आपकी यहाँ से सॉल्वेशन एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट को बच्चों रिप्रेजेंट करेगा पूरा फॉर्मूला, यहाँ पे ई आर क्या होगा, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो बोलूंगा ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर विल बी ई आर। जिस सॉल्वेंट के पास पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है, तो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, हम लोग पढ़ चुके हैं। पोलैरिटी यदि किसकी ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू एटम्स का सबसे ज्यादा होगा। नाउ इट इज क्लियर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू बच्चों उतनी ज्यादा मिलेगी जहां पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बच्चों ज्यादा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई ई आर, इसकी वैल्यू कम होगी। भाई अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल 1 डिवाइड बाई ई आर है ना, तो वो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। अब बोल रहा है 1 में से इसको माइनस करो, तो फिर वो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपकी जो आपकी यहाँ से सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ई आर की वैल्यू ज्यादा, तो मतलब आपकी सॉल्वेशन एनर्जी भी ज्यादा। ये कैसे निकाला, क्या आपको सभी को समझ में आया? नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट। ई आर पे कैसे डिपेंड करेगा, सभी को समझ में आया? तो बच्चों देखो यहाँ पे वाटर की ईआर वैल्यू ये है, मेथनॉल की ये है, ये क्लास में भी लिखा चुका हूं मैं, आपको पता है कौन से चैप्टर में लिखाया था आपको, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद होगा तो वहां पे लिखाई थी मैंने सारी वैल्यूज। जब आपका वहां भी डिपेंड, जब आपका रहा था ना इलेक्ट्रो, जब आपको वहां पे डिफाइन किया बेटा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने बताया था आपको रिलेशन, है ना। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो हमने बताया था ईआर पे कैसे डिपेंड करता है, तो इसको भी आपको मैं डिस्कस किया था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की बच्चों पोलैरिटी ज्यादा है, तो ईआर वैल्यू भी इसकी ज्यादा, ईआर वैल्यू ज्यादा होगी तो ऐसी वैल्यू भी ज्यादा, तभी पानी के अंदर लगभग 99% जो भी आपके सॉल्ट्स होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं। तो तभी वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बच्ची होती है 81, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। क्या है, सबसे फर्स्ट साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ द आयंस ग्रेटर विल बी द हाइड्रेटेड रेडियाई। तो मतलब जितना ज्यादा आपका हाइड्रेशन किसी भी आयंस का होगा, तो किसी भी आयन का हाइड्रेशन बच्चों ज्यादा कब होगा, उसके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज वैल्यू या नेगेटिव चार्ज वैल्यू। तो लिथियम और सोडियम में से बच्चों लिथियम इज स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू सोडियम एटम, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा बिकॉज साइज छोटा है ना, तो जिसकी वजह से लिथियम के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। जिसकी बच्चों चार्ज डेंसिटी वैल्यू ज्यादा, उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लग चुके हैं, तो जिसकी वजह से उसकी वजह जो रेडियस आएगी ना, हाइड्रेशन रेडियस, वो उतनी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मोबिलिटी ऑफ आयंस। जितनी ज्यादा बच्चों हाइड्रेशन रेडियस हो जाएगी, जितनी बड़ी हाइड्रेशन रेडियस हो जाएगी, तो वहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लग चुके हैं, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उस केस में उसका चलना फिरना, उसका घूमना, मोबिलिटी मतलब चलना फिरना, वो काफी कम हो जाएगा, है ना। तो देखो आपके फर्स्ट कैटायंस हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी है, सीजियम की है, सबसे कम किसकी है, लिथियम की है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, इज रिलेटेड टू मोबिलिटी, सो फॉलोज द सेम ऑर्डर। वो आपका एज इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम है बच्चों, मोबिलिटी ऑफ आयंस के ट्रेंड पे ही फॉलो करता है, तो हम लोग उसको उसी ढंग से सॉल्व करेंगे। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेशन, आयनिक जो हाइड्रेट रेडियस आपकी रहेगी, है ना, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना अधिक चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बच्चों मिलेगा हाइड्रेशन, जो जितना हाइड्रेशन होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब बच्चों बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला फिजिकल स्टेट, तो बच्चों कैसे होते हैं, सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। कंडक्टेंस अभी हम देख चुके हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रिटलनेस, सॉल्युबिलिटी, आइसोमॉर्फिज्म। तो यही आपके एनसीईआरटी के अंदर यही सारे पॉइंट बच्चों एक्सप्लेन किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सारे पॉइंट क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट की सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं इसके ऊपर। तो मैंने बच्चों लिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के अंदर कि लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस आई माइनस।
है ना। और आपका जो ऐसी है, मतलब जो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी है, ये बच्चों कुछ ऐसी होती है। दो बातें ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर लेटेस्ट एनर्जी तो आपने पढ़ाया था कि 1/r+n r- होता है, ये स्टेटमेंट सही है। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो सॉल्वेशन एनर्जी है ना वो उसको भी यही लिख देते हैं r+n r-। बट ये बच्चों गलत है, सही क्या है ये टर्म, है ना। तो जो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी होगी वो कुछ ऐसे लिखेगी 1/r+ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड 1/r-। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। पहले तो अब ये फॉर्मूले को क्लियर कर लो आप, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो बिल्कुल भी, है ना। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन it can be mathematically proved that if the difference between the radius of cation and anion is large, then solution energy will dominate। बिल्कुल सॉल्वेशन एनर्जी बच्चों ज्यादा ही होने वाली, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इजिली सॉल्युबल हो जाएगा। इफ रेडियाई आर कंपेरेबल और डिफरेंस इज स्मॉल, देन लेटेस्ट एनर्जी विल बी डोमिनेंट। तो सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो वो सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं करेगा। तो ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन लिया देखो मैंने, CSF, CSCl, CSBr, CSI, बताओ सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, बताओ। तो मान लो यहाँ पे वैल्यू ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया कि बच्चों सीजियम की वैल्यू हर जगह फिक्स है, सीजियम 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 100 यूनिट। क्लोरीन सबसे छोटा होता है 10 मान लिया, क्लोरीन 20 ले लिया, ब्रोमीन 30, आयोडीन 40। एक वैल्यू एज्यूम कर लिया हमने ऐसे ही। अब आप, हाँ आप निकालो देखो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी और ऐसी की वैल्यू भी। तो बहुत से बच्चे इसको सेम निकाल सकते हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला दोनों ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ इसकी लेटेस्ट एनर्जी के लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, आपकी सॉल्वेशन एनर्जी के लिए है ना। तो फिर आपकी वैल्यूज निकल के यहाँ पे आ जाएंगी। समझ में आ रहा है सभी को, नाउ इट इज क्लियर। तो डिक्रीमेंट इन सॉल्वेशन एनर्जी, है ना, तो डिक्रीमेंट इन लेटेस्ट एनर्जी, यहां से सॉल्व हो जाएगा सभी का, यस। तो एक प्रिंसिपल आपको बताया कि ये जो फॉर्मूले है ना वो इस ढंग से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये देखो जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट यहाँ से डिस्कस किए जाते हैं कैसे, कि इंक्रीज डिफरेंस इन रेडियाई, दो कैटायंस एनायन की रेडियस में अगर डिफरेंस बच्चों लिखते हैं मॉड में, अगर वो वैल्यू अगर आपकी क्या इंक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी आपकी इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। जैसे बोला लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, तो लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक क्या होगा बोलो, बताओ सॉल्युबिलिटी बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करेगी ना, यस। हाँ डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। क्योंकि जो आयन जो आपका लिथियम फ्लोराइड के बाद लिथियम क्लोराइड आएगा, है ना, लिथियम ब्रोमाइड आएगा, लिथियम आयोडाइड आएगा, इस तरीके से करेंगे ना, तो साइज तो बढ़ता है ना, डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड की तरफ जाते हो तो ये भी इंक्रीज करेगा, सेम होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से जाएंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा। बट सीजियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्यों, सीजियम फ्लोराइड में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, सीजियम बहुत बड़ा, फ्लोरीन बहुत छोटा, सीजियम भी बड़ा आयोडीन भी बड़ा, तो वहां पे डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आएगा, तो वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी फिर, है ना। तो ये डिक्रीज इंक्रीज इनका जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेन फजान रूल, बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये मैंने आपको डिस्कस करी थी जब मैं पढ़ा रहा था आपको 11th क्लास के अंदर ना कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक के, तब मैंने बताया था फजान रूल, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये देखो। बेरिलियम, बेरिलियम आयनिक होता है बट फ्लोरीन सामने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पोलराइजेशन आपको देखने को अधिक मिलेगा। तो पोलराइजेशन जहां पे ज्यादा होगा, जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपका जो सॉल्युबिलिटी वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे होगा कोवलेंट कैरेक्टर। अरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर को लेके आपका प्रिंसिपल है। तो जहां पे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर खोजना फजान रूल से, और किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर निकलना फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट, ये हम लोगों ने बात भी करी थी। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल दिया NaF और NaBF4-, व्हिच इज मोर सॉल्युबल, मतलब बच्चों व्हिच इज मोर सॉल्युबल, जिसके पास पोलैरिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। इसके पास देखोगे तो आपका सोडियम के ++1, क्लोरीन के पास -1, तो वो तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से सिर्फ 1 मिल जाएगा, यहाँ से बात करेंगे तो वो भी 1 मिलेगा।
तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके साथ, तो क्या करेंगे, साइज देखेंगे, है ना। जहाँ पे साइज जितना बड़ा होगा, तो ये BF4 माइनस बिगर साइज है, सोडियम प्लस ये भी, तो इन दोनों के साइज का डिफरेंस R प्लस R माइनस का डिफरेंस काफी ज्यादा है। जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा, फोर्स अट्रैक्शन कम, तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है इससे। फिर बोला है व्हिच इज मोर सोल्युबल, CSI और NCH3 प्लस, ये ऐसे दे रखा है, तो अब कैसे कैसे निकाला जाए। तो ये इसमें देखो ये कैटायन, ये बिगर साइज कैटायन, और एनाइन भी कैसा है, I3 माइनस, ये भी बिगर साइज एनाइन होगा, 3 आयोडीन लगे हुए हैं। इसमें क्या होगा, सीजियम, सीजियम पहले ही से बड़ा है, मोर सोल्युबल। यस डेफिनेटली ये बड़ा साइज, क्यों, क्योंकि ये दोनों बिगर साइज के आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका साइज डिफरेंस काफी बड़ा होगा। जब ज्यादा बड़ा साइज डिफरेंस आएगा तो वहां पे वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा तो सोलिबिलिटी काफी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट शो, आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमर। अच्छा, आइसोमर्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि आइसोमर्स के बारे में, तो आइसोमर्स हमने कहाँ पढ़े थे, आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिर्फ कार्बन ही शो करता है आइसोमेरिज्म, बिकॉज वो डायरेक्शनल होता है ना। तो आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, बट आयनिक कंपाउंड कैन शो, ionic नहीं covalent compound, है ना, covalent compound can show polymorphism. If an ionic compound is having two or more than two crystal structure, then it is said to be polymorphous. जैसे CSU3 है, ये कैल्साइट फॉर्म, इसको बोलते हैं आर्गोनाइट, ZnS जिंक ब्लेंड, इसको बोलते हैं बोल्ट्राइट्स, है ना, तो ये आपके हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो हम आते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म तो अभी हम देख ही चुके हैं, इफ टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन दीज आर नोन एज आइसोमॉर्फिज्म टू ईच अदर, है ना। ऐसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में डिस्कस भी किया था कि देखो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करता है ना। तो ये देखो हम कंपेयर करोगे तो क्या आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, बताओ, यस और नो, नहीं करेंगे ना। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, इनका जो नेचर है वो भी आपको सेम दिख रहा है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका इसमें सेम जा रहा है, स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट जाएंगे ना, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये आइसोमॉर्फस होंगे। बट ये आइसोमॉर्फस नहीं, क्यों, इसमें सोडियम एक है, इसमें ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आपके डिफरेंट हो गए। इसमें देखो तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा, तो आइसोमॉर्फस नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, है ना, स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट भले ही मिल जाए। द कैटाइंस ऑफ बोथ कंपाउंड शुड बी ऑफ सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर, है ना, तो आइसो उसको बोलते हैं आइसो स्टेटिकल्स। सिमिलरली एनाइंस ऑफ बोथ कंपाउंड्स शुड बी आइसो स्टेटिकल्स, तो एनाइंस भी हैं उसी ढंग से और कैटाइंस भी उसी ढंग के हैं, तो डेफिनेटली आपके आइसोमॉर्फस कंडीशन को फॉलो करें। नेक्स्ट बच्चों आता है पोलराइजेशन ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है, थैंक यू। और